दो चैप्टर हम लोग का पीपीएम का रिवीजन का बाकी था आपका, डायरेक्टिंग एंड लीडरशिप, और 5वां नंबर था मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर बाकी था। सबसे पहले हम लोग को समझना जरूर डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है साधारण भाषा में किसी काम को कैसे करना है वो बताना, मोटिवेट करना, उसको अपने हिसाब से करवाना, कोई दिक्कत हुआ तो सपोर्ट कर देना, इसी को हम कहते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग टू द पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। हम जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य चाहते हैं उसके पूर्ति के लिए हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं डायरेक्टिंग। क्लियर है? डायरेक्टिंग इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ये चौथा फंक्शन है। क्लियर? डायरेक्टिंग का हम लोगों को समझना है आपको फीचर्स। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग करते हैं काम चालू हो जाएगा। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस माने लगातार होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टिंग एक दिन करके सो गए। डेली आपको बताना पड़ेगा, डेली लीड करना पड़ेगा, डेली गाइड करना पड़ेगा, डेली मोटिवेट करना पड़ेगा। इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, जैसे आप ही लोग को बताया था ये पढ़ना है तो लोग पढ़ना चालू कर देते हैं, नहीं बताते तब तक रुके रहते हैं। ये लगातार होना चाहिए। इट इज परवेसिव, परवेसिव माने इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट इज एप्लीकेबल कंटिन्यूअस। परवेसिव दो पॉइंट है, किसी का फीचर्स में लिखोगे चल जाएगा, समझ पा रहे हैं? तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, परवेसिव माने इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, काम को पूरा करने के लिए डायरेक्टिंग किया जाता है, बताया जाता है। डायरेक्टिंग इज अ कौन सा ओरिएंटेड? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग इज अ लिंकिंग फंक्शन, लिंकिंग फंक्शन मतलब हर चीज को जोड़ के रखता है। डायरेक्टिंग इज अ कौन सा फंक्शन? लिंकिंग फंक्शन। उसके बाद में हम लोग का है डायरेक्टिंग ऑलवेज फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। डायरेक्टिंग टॉप लेवल का लोग देते हैं किसको? बॉटम लेवल। तो डायरेक्टिंग का फीचर्स आराम से लिख दे, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, समझ पा रहे? परवेसिव, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, लिंकिंग फंक्शन, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, ये सब फीचर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर्स ही आप इंपॉर्टेंस में लिखिएगा तो चल जाएगा, अलग से कुछ पढ़ने का इंपॉर्टेंस के लिए दरकार नहीं। डायरेक्टिंग के 3 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। तो पहला सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है किसी काम को रह करके अपने नेतृत्व में काम को करवाना है, इसको कहते हैं सुपरविजन। द पर्सन हु डन द सुपरविजन इज नोन एज सुपरवाइजर। सुपरविजन मीन्स सीइंग द वर्क परफॉर्मेंस, माने अपने आंखों से काम का परफॉर्मेंस को देखना, समझ पा रहे? द पर्सन हु डन द सुपरविजन इज नोन एज सुपरवाइजर, जो व्यक्ति सुपरविजन को करेगा उसको सुपरवाइजर कहते हैं। तो 4 डायरेक्टिंग का एलिमेंट है, सुपरविजन। दूसरा लीडरशिप, लीडरशिप मीन्स लीडिंग टू द पीपल, पीपल को लीड कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लीडरशिप। जो व्यक्ति लीडरशिप को करता है उसे लीडर कहते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन माने प्रेरित करना काम के लिए, मोटिवेट करना, उत्तेजित करना काम को करने के लिए, इसको क्या कहते हैं? मोटिवेशन। और एक है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन माने वार्तालाप, बातचीत, समझ पा रहे? इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। तो डायरेक्टिंग का कितना एलिमेंट्स है? 4 है। पहला क्या? लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन और क्या? कम्युनिकेशन। लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन। पहला सुपरविजन के बारे में हम लोगों को समझना था। अच्छा, सुपरवाइजर का अगर फंक्शन आ जाए, सुपरवाइजर का अगर फंक्शन वगैरह आ जाए तो आराम से लिख दीजिएगा कि लिंकिंग फंक्शन, समझ पा रहे? लिंकिंग फंक्शन का काम करता है गिव प्रॉपर फीडबैक, मेंटेन डिसिप्लिन, ये सब सुपरवाइजर का काम है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का लीकट मैनेजमेंट सिस्टम। लीकट अपना 4 मैनेजमेंट सिस्टम में दिया, 4 तरीका का मैनेजमेंट सिस्टम दिया था। पहला था एक्सप्लोटेटिव, मतलब ऑथोरिटेटिव। एक्सप्लोटेटिव मतलब जो डिसीजन ले लिया वो करना पड़ेगा, किसी का नहीं सुनेंगे, जो निर्णय ले लिया करना पड़ेगा, तानाशाही, हिटलर की तरह, इसको कहते हैं एक्सप्लोटेटिव। बेनवोलेंट माने लोगों का कुछ बात सुन के समझ के डिसीजन लिया जाएगा, इसको कहते हैं बेनवोलेंट। कंसल्टेटिव, लोगों से सुझाव लिया जाएगा, सुझाव में जो मैक्सिमम सुझाव आएंगे उसके हिसाब से काम किया जाएगा, कंसल्टेटिव। और पार्टिसिपेटिव माने सब लोग उस डिसीजन में भागीदारी हो सकते हैं, सबका सुन के समझ के एक तो निर्णय लेना, इसको कहते हैं पार्टिसिपेटिव। तो लीकट का 4 मैनेजमेंट सिस्टम था, एक्सप्लोटेटिव, बेनवोलेंट, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव।
नेक्स्ट है हम लोग का बालक बात नहीं करना है, सुनिए। लीडरशिप का हम लोग को डेफिनेशन पढ़ना है। लीडरशिप का हम लोग को क्या पढ़ना है भाई? डेफिनेशन। द पर्सन, लीडरशिप का क्या डेफिनेशन होगा? लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, समझ पा रहे हैं? फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए लोगों को प्रेरित करना जिससे लोग आकर के काम करें, इसको क्या कहते हैं? लीडरशिप। एक लीडर का अच्छा क्वालिटी क्या होना चाहिए भाई? गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, मेंटल क्वालिटी होना चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपननेस, खुलेआम होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? उसके बाद क्या भाई? इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट होना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब क्या? ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये सब लीडर का फीचर्स है। लीडर का फीचर्स क्या है? फिजिकल क्वालिटी, मेंटल क्वालिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, ऑनेस्ट, समझ पा रहे हैं क्या बोलो? ओपन कम्युनिकेशन, ये सब लीडर का क्या है? हार्ड वर्किंग, ये सब लीडर का क्या है? फीचर्स है। तो लीडर का क्वालिटी में लिख दीजिएगा। 3 तरीका का लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्रेडियन। ऑटोक्रेटिक मान जो डिसीजन ले लिए वो करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? हिटलर के तरह जो डिसीजन ले लिए वो करना पड़ेगा, इसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक, समझ पा रहे हैं? डिसीजन टेकन बाय टॉप लेवल अथॉरिटी इज नोन एज ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है सबका सुझाव लेके निर्णय लेना। फ्रेडियन माने निचले स्तर के लोगों पे छोड़ दो कि आप लोग करो बट सही से करना, इसको हम कहते हैं फ्रेडियन। तो 3 तरीका का लीडरशिप है, कौन कौन सा? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और क्या? फ्रेडियन। आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप का अगर फीचर्स पूछेगा तो क्या लिखिएगा भाई? हर जगह चाहिए लीडर, तो लीडरशिप इज अ परवेसिव फंक्शन, लगातार होना चाहिए लीडरशिप का काम। लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। लीडरशिप इज अ गोल ओरिएंटेड, गोल को पूरा करने के लिए लीडरशिप किया जाता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये सब लीडरशिप का क्या है? फीचर्स है। तो लीडरशिप इज अ कौन सा ओरिएंटेड? गोल ओरिएंटेड। लीडरशिप इज अ कौन सा ओरिएंटेड? गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस फंक्शन, परवेसिव फंक्शन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ये सब क्या है? फीचर्स या इंपॉर्टेंस। फीचर्स इंपॉर्टेंस पूछेगा, यही आपको लिखना है। क्लियर है क्या? टाइप तो लीडरशिप का आगे ही बता दिए हैं। नेक्स्ट है लीकट मैनेजमेंट सिस्टम। तो 4 तरीका का है। पहला क्या था? ऑटोक्रेटिक, दूसरा था बेनवोलेंट, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कंसल्टेटिव, और एक क्या था भाई? पार्टिसिपेटिव। नेक्स्ट जो थ्योरी है आपका ब्लैक एंड माउंटेन का थ्योरी है, सुनिएगा ध्यान से। ब्लैक एंड माउंटेन जो थ्योरी दिया था ये ह्यूमन का ऊपर और प्रोडक्शन के ऊपर थ्योरी दिया था। माने इसका कंसर्न जो था प्रोडक्शन के ऊपर था, माने काम के ऊपर था, और एम्प्लॉय के ऊपर था। तो ये इसका जो थ्योरी है 5 तरीका का। ये कहा कि 5 तरीके के लोग होते हैं, 5 तरीके के लीडर होते हैं। 5 तरीके के लीडर है। एक वो है इम्पोवराइज्ड। इम्पोवराइज्ड का मतलब होता है ना उसको काम से मतलब है और ना उसको वर्कर से मतलब है। वो उतना ही काम करता है और करवाता है जिससे उसका नौकरी बचा रहे, कैसे भी करके मेरा नौकरिया बचा रहे। उतना ही काम करवाना है और उतना ही करना है, उतना ही एम्प्लॉय से मतलब रखना, मैंने कोई डेवलपमेंट हमको नहीं करना है। इसको कहते हैं इम्पोवराइज्ड। बहुत जगह ऐसे लीडर होते हैं। स्कूल में आप पढ़े देखिएगा, ऐसा कभी कभी प्रिंसिपल लोग आ जाते हैं या HOD आपका ऐसे ही प्रिंसिपल आ जाएगा, ना ज़्यादा पढ़ाई को टाइप करेगा, ना ज़्यादा बच्चा को टाइप करेगा, ना ज़्यादा स्टाफ को टाइप करेगा, माने ड्यूटी अपना निभा देगा। और कहीं कहीं तगड़ा लोग आता है, इम्पोवराइज्ड टाइप का नहीं रहता है, समझ पा रहे? तो वैसे ही कंपनी में भी होता है, कभी कभी मैनेजर ऐसा ही आता है, इम्पोवराइज्ड रहता है, 1:1, लेस कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, लेस कंसर्न फॉर एम्प्लॉय। ना ही उसको प्रोडक्शन पे पूरा ध्यान है, ना ही एम्प्लॉय पे पूरा ध्यान है। इसको कहते हैं इम्पोवराइज्ड, माने बचा देना है काम को। कंट्री क्लब का मतलब होता है इसमें मोर कंसर्न फॉर एम्प्लॉय, मोर कंसर्न फॉर पीपल। कंट्री क्लब में क्या होता है कि पीपल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। काम गया बाहर में, एम्प्लॉय आया बढ़िया से आराम से ताश पत्ता खेलेगा, मजा करेगा, जुआ खेलेगा, जाएगा, डिप्टी उसका हाजिरी हो गया, लग गया, काम थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा काम नहीं होगा। इसका रेशियो है 9:1, 9:, इम्पोवराइज्ड का 1:1 है। टास्क, आजकल टास्क वाले ज़्यादा लोग चल रहे हैं। टास्क का मतलब प्रोडक्शन से मतलब है, काम होना चाहिए। एम्प्लॉय क्या बाहर में, एम्प्लॉय से कोई मतलब, माने हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन,
लेस कंसर्न फॉर एम्प्लॉय, हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, काम होना चाहिए कैसे भी करके। समझ पा रहे हैं? हेलो, हाँ बारी तो पाठी थी ना, और कोचिंग अकाउंट की चाबी दे दीजिए। किसका बात कर रहे भाई? टास्क, टास्क वाले लोग माने काम करवाएगा, बहुत डेंजर होता है ये लोग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? काम करवाएगा कैसे भी करके। एम्प्लॉई को काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, काम सबको मतलब है। आजकल ऐसे ही हो रहा है टास्क वाला, ये अच्छा है थोड़ा, बट एम्प्लॉई के बारे में ना सोचना ये भी गलत है। मिडिल ऑफ द रोड, ये 5:5 का मिडिल ऑफ द रोड माने 60% काम पे ध्यान, 60% एम्प्लॉय पे ध्यान, माने पूरा ध्यान नहीं। समझ पा रहे हैं? ये भी उतना बढ़िया नहीं है। और टीम वाला सबसे बढ़िया 9:9, काम भी रेल के करवाएंगे, एम्प्लॉय को भी बढ़िया से रखेंगे, एम्प्लॉय पे भी पूरा ध्यान, काम पे भी पूरा ध्यान, दोनों का डेवलपमेंट हम करवाएंगे, दोनों के लिए हम विवश है, दोनों के लिए हम काम करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? टीम। टीम में काम करना चाहिए। समझ पा रहे? एम्प्लॉय के लिए भी करिए। समझ रहे? तो 5 तरीका का है। कौन कौन सा है? इम्प्रोवाइज्ड, एक घटिया लोग है, माने लेस कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, लेस कंसर्न फॉर पीपल। कंट्री क्लब, हाई कंसर्न फॉर पीपल, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। टास्क, हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, लेस कंसर्न फॉर एम्प्लॉय। ये ठीक है, चल जाएगा, ऐसा लीडर चल जाएगा, ऐसा लीडर चल जाएगा। मिडिल ऑफ द रोड, समझ पा रहे हैं? सम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, सम कंसर्न फॉर पीपल। और सबसे बढ़िया टीम, हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, हाई कंसर्न फॉर एम्प्लॉय। सबसे बढ़िया 9:9 का रेशियो। तो ब्लैक एंड माउंटेन का थ्योरी यही है, 5 बारे में लिख देना फटाफट। एम्प्रोवाइज्ड, कंट्री क्लब, टास्क, मिडिल ऑफ द रोड, टीम। समझ पा रहे? ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप कहता है कि लीडर जन्म लेते हैं, लीडर पैदा होते हैं, लीडर बनाया नहीं जाता है। मैक्सिमम लीडर अपर क्लास से आते हैं, बहुत ही कम लीडर लोअर क्लास से आते हैं। लीडर मिलेगा अपर क्लास में, बहुत ही कम लीडर लोअर क्लास में आते हैं। किसका कहना था? ट्रेड थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से, टेननबाउम का थ्योरी हम लोग को समझना है। टेननबाउम एंड सचवेट, टेननबाउम अपना थ्योरी 6 दिया था। टेननबाउम थ्योरी जो दिया था अपना 6, पहला था टेल्स। पहले बोला कि डिसीजन लो और अपने टीम को बताओ, टेल। फिर वो लोग को बोलो करना क्या है, सेल्स। टेल, फिर क्या करना है, सेल्स। फिर सजेस्ट, कैसे कैसे करना है, सपोर्ट करो, सजेस्ट। फिर कंसल्ट, कंसल्ट कर लो, दिक्कत तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा करने में ना, फिर उसको सुधारो, कंसल्ट। और फिर ज्वाइन, सबको ज्वाइन करो, काम में सबको भिड़ाओ, ज्वाइन। और फिर डेलीगेट्स, डेलीगेट्स का मतलब पावर दे दो, डिसीजन लेने का पावर दे दो। तो टेननबाउम का क्वार्टर थ्योरी था 6। पहला क्या? टेल, सेल्स, सजेस्ट। टेल, सेल्स, सजेस्ट, कंसल्ट, ज्वाइन, डेलीगेट्स। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, बोलिएगा तब तो बोलिए। ठीक है। ग्रेट मैन का भी थ्योरी वही बोला था, लीडर आर बॉर्न नॉट मेड, लीडर जन्म लेते हैं, बनाया नहीं जाता लीडर को। मोस्ट ऑफ द लीडर कम फ्रॉम द अपर क्लास सोसाइटी एंड वेरी फ्यू स्मॉल मेंबर ऑफ लीडर कम्स फ्रॉम लोअर क्लास सोसाइटी। लोअर क्लास सोसाइटी से बहुत ही कम लीडर आते हैं। समझ पा रहे? चैप्टर 5, चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 5 मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, वीडियो देख करके आप पॉज कर करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैक्सिमम चीज़ तो आपको हम डेफिनेशन में बोले हैं, लिख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बाबू से ना बन के मत जाइएगा, किताब सोचेगा याद करके चलेगा, नहीं होगा। वीडियो को पॉज कर करके ऐसे तो लिखा हुआ है इसमें, उसको एक्सप्लेन थोड़ा बढ़ा देना है। समझ पा रहे हैं? जो चीज़ नहीं है उसको नोट डाउन कर देना है। बोले तो है मैक्सिमम बात, पॉज करके सुनिएगा, हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 2x में मत चले जाइए, 1x में ही सुनिएगा, या 1.25 में, या 1.5 में। चलिए, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अचीव डिजायर्ड गोल। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? लोगों को प्रेरित करना, क्योंकि इंसान जो छुल मुल की तरह है, हिलाओगे डुलाओगे, मोटिवेट करोगे तो बढ़िया काम करेगा, छोड़ दोगे तो काम नहीं करेगा। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल
किसके लिए? टू द एक्शन फॉर द डिजायर ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव चाहते हैं पूरा कराना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का फीचर्स कंटिन्यूअस परवेसिव तो लिखोगे किसी में भी चल जाएगा। तो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, परवेसिव, गोल ओरिएंटेड। ये 3 पॉइंट हर में शूट कर जाएगा। मोटिवेशन इज बॉल बंद करिएगा। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। साइकोलॉजिकल माने इनर, एकदम समझ पा रहे? अटैक करना पड़ेगा, समझ पा रहे? माने पूरा अंदर एकदम दिमाग के लेवल पे अटैक करना होगा। मोटिवेशन करना इजी काम है क्या? कॉम्प्लेक्स, इट इज अ कॉम्प्लेक्स। डिसएडवांटेज नहीं समझना, फीचर समझना। समझ पा रहे? मोटिवेशन में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है, और पॉजिटिव माने अच्छा अच्छा बात बोलेंगे, नेगेटिव माने उल्टा सीधा बोलेंगे। उल्टा सीधा करके भी मोटिवेट किया जाता है, नहीं बोला जाता है। घर पे नहीं पढ़िएगा, नहीं करिएगा तो बोला निकाल देंगे, खाना नहीं देंगे, तुमको धन में हिस्सा नहीं देंगे। उल्टा सीधा होता है ना, वो नेगेटिव है। अब पॉजिटिव मैंने कभी कभी फिर थपथपा दिया था, बहुत बढ़िया। समझ पा रहे? तो मोटिवेशन का फीचर्स क्या है? साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कंटिन्यूअस फंक्शन, परवेसिव फंक्शन, गोल ओरिएंटेड। और मोटिवेशन में भी पॉजिटिव है, नेगेटिव। और इट इज अ डायनामिक एक्टिविटी। डायनामिक माने टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन आपको देगा क्या हो रहा नहीं हो रहा। प्रोफेसर डोगलास, जिसको एमसी ग्रेगर थ्योरी कहते हैं। प्रोफेसर डोगलास, एमसी ग्रेगर का 2 थ्योरी था, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स किसके लिए है? ऐसा एम्प्लॉई जो काम को पसंद नहीं करता है, जो काम को पसंद नहीं करता, फाकीबाज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ना काम करने के लिए खाली उसको बहाना का दरकार है। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं थ्योरी एक्स एम्प्लॉई। और थ्योरी वाई माने ऐसा एम्प्लॉई जिसको काम करना ही अच्छा लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, उसको काम नहीं मिलेगा तो पगला हो जाएगा। ऐसा एम्प्लॉई को हम कहते हैं थ्योरी वाई। कि 2 तरीके के समाज में एम्प्लॉई है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। इसका डिफरेंस भी है। तो एमसी ग्रेगर का कितना थ्योरी है? 2। थ्योरी एक्स, थ्योरी एक्स एम्प्लॉई नॉट लाइक द वर्क, थ्योरी वाई एम्प्लॉई लाइक द वर्क। थ्योरी एक्स एम्प्लॉई अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्योरी वाई एम्प्लॉई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट चैलेंजेज। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये लोग काम को पसंद करता है, थ्योरी वाई वाले लोग। आगे बढ़ते हैं। बालक लोग ध्यान से सुनो, सुनिए। मैस्लो का हायरार्की थ्योरी था भाई। मैस्लो का थ्योरी 5 ठो था। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो का कितना थ्योरी था? 5। पहला साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है माने बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड्स फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ड्रग्स। एम्प्लॉय को सबसे पहले चाहिए खाने का भोजन, रहने का घर, पहनने का कपड़ा, इलाज कराने का पैसा। फूड, शेल्टर, क्लोथ, ड्रग्स, ये होता है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो मैस्लो का थ्योरी था 5 ठो। पहले था बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, पिरामिड बनवा के कराए थे। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आएगा? फूड, शेल्टर, क्लोथ लिखेगा। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड फूड, शेल्टर, क्लोथ, ड्रग्स। दूसरा चाहिए सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट्स मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान। एम्प्लॉय चाहता है कि मेरा एक इनकम फिक्स हो जाए, इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी, सेफ्टी नेट्स। दूसरा का नंबर पर सेफ्टी। तीसरा नंबर पर उसको चाहिए सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब होता है कॉर्डियल रिलेशन, समझ पा रहे हैं, विद द कलिंग्स, लव एंड नेचुरल अफेक्शन, मैरिज, सोशल फ्रेंडशिप, समाज में दोस्त यार, शादी ब्याह, यही सब लोग खोजता है, इसको हम कहते हैं सोशल नीड्स। समझ पा रहे हैं? और चौथा नंबर पे आता है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स मीन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिकॉग्निशन, इज्जत के लिए लोग मरने लगते हैं, समझ रहे हैं? इसको हम कहते हैं स्टीम नीड्स। और लास्ट वाला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, माने वेयर अचीव एवरीथिंग, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लो का कितना थ्योरी था? 5। इस पीडीएफ में नहीं है भाई, एक तो हम पीडीएफ भेज दे रहे, ठीक है? अब मैस्लो का थ्योरी आज कोई नया नहीं है, लिख लीजिएगा, पिरामिड बना दीजिएगा ऐसा ट्रायंगल। सबसे नीचे होगा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा में होगा आपका सेफ्टी नीड्स, स्टीम नीड, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड फूड, शेल्टर, क्लोथ, ड्रग्स। Safety nets include stability of income, pension plan. Social needs include cordial relation with colleagues, social friendship, love and natural affection, marriage. यही सब चाहिए social needs में। Esteem needs means self respect, self recognition,
सेल्फ स्टेटस, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेंट्स। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स वेयर द अचीव मैक्सिमम एवरीथिंग, वेयर अचीव एवरीथिंग, उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये किसका थ्योरी था, अब्राहम मैस्लो। तो मैस्लो का ये थ्योरी था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से, हर्बर्ट्स टू फैक्टर थ्योरी। हर्बर्ट अपना 2 वर्ड थ्योरी दिया था। हर्बर्ट कहा था ना, हर्बर्ट के 2 तरीका का एम्प्लॉई है, एक है डिससेटिस्फाइड, एक है सेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। डिससेटिस्फायर को कहते हैं हाइजीन फैक्टर और सेटिस्फायर को कहते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। 2 तरीके के लोग होते हैं, डिससेटिस्फायर और सेटिस्फायर। डिससेटिस्फायर का मतलब हुआ कि अभी काम ज्वाइन किया, उसका जरूरत पूरा हो रहा है, काम बढ़िया से करेगा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थोड़ा जरूरत बढ़ गया, समझ पा रहे हैं, तो काम से डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, मैंने कम पैसा मिल रहा और वो पैसा को लगेगा खोजने, फिर उसको बढ़ा दो, फिर वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। मैंने ऐसा लोग जो पैसे के इशारों पे काम करेंगे, जिनको पैसा तो काम करा, जिनको बोनस अच्छा लगता है, कमीशन अच्छा लगता है, सैलरी का इंक्रीमेंट अच्छा लगता है, ऐसे लोगों को हम डिससेटिस्फायर कहते हैं। इन लोगों को पैसा दो, काम कराओ, बस बात खत्म। ऐसे लोगों को हम कहते हैं डिससेटिस्फायर। और एक है मोटिवेशनल फैक्टर, पैसा मिले ना मिले कोई मैटर नहीं करता है, उसका काम है करना, वो करेगा काम, वो सेटिस्फायर है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, पैसा मिले ना मिले। और ऐसे ही लोग लीडर बनते हैं, ऐसे ही लोग डायरेक्टर बनते हैं, ऐसे ही लोग मैनेजर बनते हैं, ऐसे ही लोग मालिक बनते हैं। मालिक का क्वालिटी है मोटिवेशनल फैक्टर। पैसा ना मिले मिले फिर भी कट रहा है, मन लगा कट रहा, सेटिस्फाइड है, कम मिल रहा तब भी सेटिस्फाइड है, ज़्यादा मिल रहा तब भी सेटिस्फाइड है। और काम बढ़िया से करेगा तो स्वाभाविक ही पैसा है। डिससेटिस्फाइड वाला तो काम बढ़िया से नहीं करता है। डिससेटिस्फाइड वाला वो तो पैसा के नाच रहा। अब देखेगा 100 रुपया दिया, का है 110 का काम करे, साला 100 रुपया दिया तो 90 का काम करेगा, 80 का काम करेगा, बेसी नहीं करने का, समझे। 8 घंटा बोलेगा करने तो काम 7 घंटा करेंगे, 9 घंटा तो नहीं होने देंगे, उसी में खाएंगे, 7 घंटे में खाएंगे, बाथरूम जाएंगे, 1 घंटा फाकी मारेंगे, बाकी बेसी नहीं कर सकते हैं। ये लोग डिससेटिस्फायर वाला कैटेगरी में आते हैं। सेटिस्फायर वाला 8 घंटा के बदले 9 घंटा काम कर देगा, 10 घंटा काम कर देगा। ऐसे लोगों में समझ पा रहे हैं कुछ बढ़िया करने का क्वालिटी होता है। तो 2 तरीका का एम्प्लॉई है, एक है हाइजीन फैक्टर डिससेटिस्फायर और एक है मोटिवेशनल फैक्टर सेटिस्फायर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो मोटिवेशनल फैक्टर में काम करना चाहिए। अरे पैसा तो मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी कि पैसा नहीं मिलेगा, काम करोगे पैसा मिलेगा, और नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, काम तो करेंगे ढंग से ना। इसको हम कहते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। क्लियर है। तो 2 तरीका का बहुत बढ़िया थ्योरी दिया रे बाबा, हर्बर्ट्स का थ्योरी है ये, हर्बर्ट्स टू फैक्टर थ्योरी इसको कहते हैं। हर्बर्ट्स टू फैक्टर थ्योरी, अगर आएगा हर्बर्ट्स टू फैक्टर थ्योरी तो लिखेंगे हर्बर्ट्स टू फैक्टर थ्योरी is known as motivational hygiene theory. It's include hygiene factor dissatisfier. This type of employee work on the basis of salary, bonus, commission. They do not like work. They like only money, salary, commission. ये लोग काम को पसंद नहीं करता, ये लोग चाहता फ्री में पैसा मिल जाए, हम रास्ता चलते पैसा मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ये लोग डिससेटिस्फाइड। अब मोटिवेशनल फैक्टर लाइक द वर्क। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इन्हीं लोगों को रिकॉग्निशन अचीवमेंट सब मिलता है, मोटिवेशनल फैक्टर वाले को। डिससेटिस्फायर को तो नहीं मिलता है कुछ, क्योंकि हम तो जानते हैं बेटा घटिया है, पैसा देके काम करेंगे, बात करते, स्वभाव खराब, बोलते हैं स्वभाव खराब है। आइए थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में डिफरेंस भी दिखा दिए थे। इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क, थ्योरी वाई वर्क इज नेचर लाइक रेस्ट, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। और यहाँ पे क्या होता है, क्रिएटिविटी वाइडली स्प्रेड, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मेन तत्व तो होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, काम स्मूथ हो जाता है, काम सही से होता है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का फीचर्स है इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट, सबका एफर्ट एक साथ जुड़ जाता है, गोल ओरिएंटेड होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतभेद नहीं होगा कोऑर्डिनेशन में काम करोगे तो, इनहांसिंग एफिशिएंसी, अडेप्टेबिलिटी, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, माना ऑर्डर गिवन बाय ओनली वन बॉस, अर्ली बिगिनिंग, काम जल्दी चालू हो जाता है। स्केलर चैन, माना लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होते हैं, फॉलो लाइन ऑफ अथॉरिटी, इसको क्या कहते हैं, स्केलर चैन। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी माने
काम लगातार चलते रहता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति कितने जन को कंट्रोल कर सकता है, एक व्यक्ति कितने जन को कंट्रोल कर सकता है, इसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ होता है अपना अपना पावर होता है कि एक आदमी इतना जन को कंट्रोल कर लेगा, नहीं समझे, इसको हम क्या कहते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और किसी किसी में क्वालिटी नहीं होता है, एक आदमी एकदम खड़ा रहेगा, देखिएगा 2-4 लाख का भीड़ को कंट्रोल कर लेगा। सिस्टम में लोग रहते हैं लेकिन उसके इशारों पे काम होता है, इसको कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। समझ पा रहे हैं? जैसे जो मुख्यमंत्री है पूरा स्टेट को कंट्रोल तो कर ही रहे हैं। स्कूल क्लास में भी तो होता है, कितना टीचर आता है, बच्चा बोलते रहता है, कितना जो टीचर समझ पा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री है पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनका ये कैपेसिटी है, इसको कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। समझ पा रहे हैं? माने एक व्यक्ति में कितना लोगों को कंट्रोल करने का पावर है। समझ पा रहे हैं? कंट्रोल करने का पावर के लिए हर सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना होगा, निर्णय करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, हाँ टीचर लोग भी, कोई टीचर आता बढ़िया से कंट्रोल कर लेता, कोई नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है इसमें, और डायनेमिज्म है। डायनेमिज्म माने आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कंट्रोल, नेक्स्ट क्या भाई, कंट्रोल। कंट्रोल इज द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड वर्क। इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल। कंट्रोल माने काम का मेजरमेंट करना, काम क्या क्या करना भाई, मेजरमेंट करना, इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल। देखिए कंट्रोल माने कमान आपके हाथ में होना चाहिए, कमान छूटा सब गड़बड़ हो जाएगा। कंट्रोल मीन्स मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड वर्क। समझ पा रहे हैं? इफ एनी डेविएशन अराइज देन मैनेजर विल ट्राई टू सोल्व दिस डेविएशन। कोई कमी हो रहा है तो मैनेजर कोशिश करता है कि इसको हम खत्म करें। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स तो आराम से लिख दीजिएगा, 3 को तो एकदम रामबान है। कंट्रोलिंग इज द गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस फंक्शन, परवेसिव फंक्शन, ये 3 को तो लिख ही देना है। और फिर क्या, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग माने लुकिंग इन पास्ट, और फॉरवर्ड लुकिंग माने लुकिंग इन फ्यूचर। समझ पा रहे हैं? तो बैकवर्ड लुकिंग माने पास्ट, पास्ट बीता हुआ समय में देखना, और फ्यूचर माने फॉरवर्ड माने फ्यूचर की तरफ देखना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पॉइंट हो गया। अच्छा बोलने दीजिए भाई, काहे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का लिमिटेशन क्या, कॉस्टली अफेयर, महंगा पड़ता है। कंट्रोल करना इजी थोड़ी ना, टाइम कंज्यूमिंग, समय लगता है। कॉम्प्लेक्सिटी, सब लोग कंट्रोल कर लेगा, इजी नहीं है कंट्रोल करना, कॉम्प्लेक्स है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का कमी रहता है हम लोग के पास। लैक ऑफ एक्यूरेसी, कंट्रोल कर रहे हैं तो जरूर नहीं करता एकदम सही हो। स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, कैसे कंट्रोल करोगे। पहला, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, एक तो टारगेट दे दो, एक तो टारगेट बना लो, इतना काम होना चाहिए, ठीक है। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क, कितना काम हुआ मेजर करो। मान लो दिन भर में बोलो 100 पीस बिकना चाहिए, मेजर कर रहे हैं तो 90 पीस बिका है। टारगेट सेट किया 100 पीस बिकना चाहिए, बिका कितना है, 90 पीस। फिर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल का कंपेयर करो, कंपेयर में कितना कम हो रहा है, 10 पीस कम हो रहा है। तो फिर एनालिसिस ऑफ डेविएशन, उसमें विचार विमर्श करो, काहे 10 पीस नहीं बिका, क्या कारण है। और फिर उचित कदम उठाओ, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव, तो पहले सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड वर्क, फिर एनालिसिस ऑफ डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव, यही है कंट्रोल करने का तरीका। वेरियस टूल्स ऑफ कंट्रोल करने का बहुत सारे टूल्स है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा लगा, पैसा आ रहा कि प्रॉफिट हो रहा कि नहीं, प्रॉफिट नहीं हो रहा माने कंट्रोल सही से नहीं हो रहा, सही से कंट्रोल करो। रेशियो एनालिसिस, रेशियो क्या कहता है, उस लिक्विडिटी रेशियो क्या कहता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या कहता है, इसको एनालिसिस करिए। मैनेजमेंट ऑडिट, रूल्स रेगुलेशन सही से चल रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं। पट, और एक था सीपीएम। पट बताता है, पट माने प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और सीपीएम माने क्रिटिकल पार्ट मेथड। ए पट प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक बताता है कि एक प्रोजेक्ट को करने में कितना ज़्यादा समय लग सकता है, कितना लॉन्ग समय लग सकता है, इसको हम पट कहते हैं। और सीपीएम माने, सीपीएम बताता है कि कितना शॉर्ट समय में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे कम समय को निकाल के कौन बताएगा, सीपीएम, कि खूब किया जाए तो इतना दिन में हो सकता है। नहीं समझते, दुकानदार से बोलते हो ना, कुछ ऑर्डर देते हो तो बोलता है कि 10 दिन तो लग जाएगा बनाने में, बाकी बहुत चेष्टा करेंगे तो 3 दिन में दे सकते हैं। माना कम से कम वो 3 दिन लेगा, तो मिनिमम 3 दिन हुआ और मैक्सिमम 10 दिन हुआ। तो पट बताया 10 दिन और सीपीएम कितना दिन बताया, 3 दिन।
सीपीएम माने क्रिटिकल पाथ मेथड। थोड़ा वीडियो को देख करके लिख लीजिएगा, समझ पा रहे हैं, और अच्छे से पढ़ाई करके जाना है। बेस्ट ऑफ लक। हो गया सर। यस, कंप्लीट। सर